बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गज़ा में जंगबंदी के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है जो 6 माह में नहीं हो पाया। अभी एक डेवलपमेंट है, लेकिन वो क्या है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। सबसे पहले एचईसन वाला इशू जो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कुछ नई मालूमात भी दाखिल हो गई हैं और ये मालूमात कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि वज़ीर आला पंजाब के अपने बहुत करीबी लोगों ने, यानी उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर से एक खातून ने भांडा फोड़ दिया और पता नहीं मुलाजमत पक्की करने के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और शिकवे कर डाले कि एचईसन में जो मरीम नवाज़ को जाना था इससे पहले, आपको याद होगा मरीम नवाज़ जाना चाह रही थी एचईसन में, तो एचईसन में वहाँ पे नारेबाजी हो गई थी और सूरत हाल कैसी बन गई थी। और यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे है, कहीं पे भी आप प्लान करके चले जाएं तो ये धांधली ज़्यादा हुकूमत को जैसे लोग इनका इस्तकबाल करते हैं वो तो सब जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब का ओहदा तो मरीम नवाज़ ने ज़बरदस्ती लिया हुआ है फॉर्म 47 के ऊपर। 100 के करीब इनका जो एमपी है वो नीचे से निकल जाता है अगर थोड़ा सा भी फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसला हो जाए तो ऐसी हुकूमत जिसको लोगों ने बनाया ही नहीं, ऐसी हुकूमत जिसको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, जिसको लोग तस्लीम ही नहीं करते, वो मुंह उठा के अगर चले जाएं मुख्तलिफ इलाकों में और जाकर अपनी मशहूरी के लिए वहाँ पे वीडियोज़ बनवाएं, ऑडियोज़ बनवाएं, तो लोग तो रद्द-ए-अमल देंगे ना। तो वो बच्चों ने, टीचर्स ने जो रद्द-ए-अमल दिया उसके ऊपर अब बहुत सीख पाते। अब ये बात हमने नहीं की, ये बात किसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बंदे ने भी नहीं की, पाकिस्तान के मीडिया ने भी नहीं की, हम लोगों ने भी नहीं की, ना किसी ने सोशल मीडिया पे फैलाई। ये बात खुद मरीम नवाज़ की टीम के अंदर से बाहर आई कि एक्चुअली बड़ी बेइज्जती हुई एचईसन के मामले में, तो ये वो बदला है बज़ाहिर जो लिया जा रहा है। अब ये जो प्रिंसिपल है इनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये प्रिंसिपल और इनके कुछ साथी जो हैं वो भी इमरान खान को पसंद करते हैं। तो भाई पाकिस्तान का 70-80% जो है तबका अवाम का वो इमरान खान को अगर पसंद करता है, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, कल को मैं नहीं जानता। एक वक्त नवाज शरीफ को भी लोग पसंद करते थे, फिर नवाज शरीफ ने इतनी डीलें की कि वो डीलर ही बन के रह गए। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के उनके इश्तिहारात छापे गए अखबारात में और 2 दिन बाद जो है उनको पता चला कि वो तो अपनी दोनों सीटें हार गए हैं और फिर अब मुशीर वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं नवाज शरीफ साहब, और मुल्क से बाहर जाने का भी उनका भी इरादा है। मेरे ख्याल में आखिरी अशरे में निकल जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने असली मुल्क चले जाएंगे जहाँ बरतानिया, फिर वहाँ पर शयान अली जाने और नवाज शरीफ जाने। जो तमाशा पहले हम देख रहे हैं इतने अरसे से, वही तमाशा दोबारा लंदन में लगना शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये खुद ही उन्होंने बता दिया कि एक्चुअली गुस्सा था क्या, कि कहीं एचईसन की इंतज़ामिया पे गुस्सा था और इस मामले में निकालने का फैसला किया गया और इतना तंग किया गया प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल ने बेचारे ने रिज़ाइन कर दिया। एक तो कहानी ये है। दूसरा मामला ये है कि आहत चीमा के जो शहबाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी हैं, उनके असासों के बारे में बड़ी डिटेल्स सहाफ़ी निकाल कर लाए हैं। राय साकिब ने तो एक पूरी की पूरी तफसील जो है वो कई मिनटों तक पढ़ के सुनाई कि कहाँ कहाँ पे जनाब के क्या क्या असासे हैं। यानी एक ब्यूरोक्रेट के इतने असासे कैसे बन गए। ये लाहौर शहर का एक नॉर्मल आदमी था और इतने ज़्यादा असासे कि किसी सियासतदान के भी कम आपको नज़र आते हैं। तो वो जो बेशुमार असासे और कारोबार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बन गए हैं, जिन असासों को ना बताने की कीमत उन्होंने ये चुकाई थी कि वो वजारत तक छोड़ दी थी निगरान हुकूमत में, तो ये वो चीमा साहब हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ी करवाना चाह रहे हैं। हद हो गई है कि इनको मुफ्त में कुछ भी मिले तो ये डकार जाएंगे। यानी कम से कम यहाँ पे तो इनको एहसास करना चाहिए था कि मेरे पास अरबों रुपया है, मैं अपने बच्चों की लाखों रुपए की फ़ीस क्यों नहीं अदा कर सकता। मैं अदा कर सकता हूँ। जितने असासे बताएं ये तो पूरे एचईसन की फ़ीसें अदा कर सकते हैं और लंबे अरसे तक सारे बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं, तो अपने 2 बच्चों की देने में इनको तकलीफ़ हो रही थी। बहरहाल अब शक इसी तरफ जा रहा है कि शायद एचईसन की इंतज़ामिया से बदला लिया गया मरीम नवाज़ साहिबा की उस बेइज्जती का, जहां एचईसन की इंतज़ामिया और स्टूडेंट्स ने मरीम नवाज़ के मुतवक्का दौरे के मौके के ऊपर जो रवैया अपनाया उन्होंने यानी अब मरीम नवाज़ कहीं भी चली जाएं, अब पीएसएल के मैचेस हो रहे थे, किसी दिन ले जाते इनको वहाँ ये सुन लेती कि नौजवान इनकी इज्जत क्या कर रहे हैं। कहीं पे भी ले जाएं, आप किसी भी ओपन जगह पे ले जाएं, अचानक ले जाएं जहाँ पे पाकिस्तान के आम लोग मौजूद हों, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके बारे में लोगों की राय क्या है। कोई मकबूलियत नहीं है, अवाम के अंदर इनकी कोई से नहीं है। हर जगह पे पहले अपने बंदे पहुंचाने पड़ते हैं, हर जगह पे पहले अपने लोगों को पहुंचाना पड़ता है और उनको पहुंचाने के बाद फिर ये वहाँ पे तशरीफ़ लेकर जाते हैं। तो इस तरह प्लान कर करके तो इन्होंने टाइम गुजारना है, जितना टाइम इनका है उतना ही ऐसे गुजार लें। दूसरी तरफ अब्दुल बासित साहब जो बहुत एक्सपर्ट हैं फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से, इनका बहुत तजर्बा भी है,
इनके 2 ट्वीट्स हैं मेरे पास, मैं आपके सामने रख देता हूं। और इन्होंने ये ट्वीट फॉरेन पॉलिसी के हवाले से किए हैं। इसहाक डार साहब जो ब्लंडर्स मार रहे हैं, पहला ब्लंडर उनका मैंने रिपोर्ट भी किया था, मैंने आपको बताया था कि डार साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित साहब। ये जर्मनी में रहे हैं, इंडिया में और दीगर कई और मुल्कों में रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं फॉरेन ऑफिस के, और बड़े मजबूत इंसान हैं फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। एक तो इन्होंने जो पहला ट्वीट किया उसमें इन्होंने कहा कि भारत के साथ तजारत दोबारा खोलने के मामले पर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए था। वो कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो गए, ये सवाल उठाया इन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ना उन्होंने काबीना के अंदर कोई मुशावरत की, जो बाकी वुज़रा हैं उनके साथ कैबिनेट में बैठ के मुशावरत होती है इतने बड़े मामले पे, वहाँ पे मुशावरत नहीं की। कोई बैनुल वजारती इजलास नहीं हो, अपनी वजारत के अंदर किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की डार साहब ने। और उनके रिमार्क्स जो हैं वो बिल्कुल गलत वक्त पर थे और नाजायज़ रिमार्क्स थे, ये नहीं होने चाहिए थे, ये गलत किया उन्होंने। किसी से मशवरा नहीं किया, मुंह उठा के स्टेटमेंट जड़ दिया उन्होंने कि हम भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं। और साथ ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी मंशूर है, इनका ये स्टेटमेंट उसके भी खिलाफ है डार साहब का। ये भी नहीं सोचा कि अपनी पार्टी भी ये नहीं चाह रही, काबीना भी ये नहीं चाह रही, फॉरेन ऑफिस में मुशावरत कर देता वो भी नहीं ये चाह रहे। और इस तरह का स्टेटमेंट देके ये डार साहब की पहली सफारती गलती, और इतनी जल्दी गलती करना कुछ अच्छा नहीं लगता कि पहले ही 2 हफ्तों के अंदर डार साहब ने इतनी बड़ी गलती कर दी। दूसरा, एक और चीज़, ये बड़ा वो उछल कूद रहे हैं, खबरें जारी कर रहे हैं बरतानिया में, डार को ये कामयाबी हो गई, वो कामयाबी हो गई। तो ये अब्दुल बासित साहब ने जो रिपोर्ट किया है वो आप देख लीजिए। वो फरमा रहे हैं कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कैमरून ने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का इस्तकबाल नहीं किया। इसहाक डार का इस्तकबाल बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने नहीं किया। साथ अब देखें ना, उस मुल्क के अंदर ये बंदा एक दौर के अंदर जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था, वहीं सड़कों पे फिरते रहते थे। उनको पता है इनकी बेचारों की प्रॉपर्टियां भी यहाँ पे हैं, औलाद भी यहाँ पे है, ये हमसे भाग के कहीं जा ही नहीं सकते। इनको तो 3rd क्लास का ऑफिसर लेने जाएगा तो ये उसके भी कदम चूमते हुए आ जाएंगे, उनको तो यही लगता है, क्योंकि इनके सारे स्टेक्स उस मुल्क के अंदर हैं। तो जिस मुल्क के अंदर आपके सारे स्टेक्स हैं, वो जानते हैं कि ये हमसे भाग के कहीं नहीं जा सकते, जब मर्जी इनसे हम जो मर्जी बात कर लेंगे। अब वो ये कहते हैं कि अगर डार साहब को जाना था ना तो बिन बुलाए वहां पे नहीं जाना चाहिए था लंदन में, और मुलाकात की दरखास्त जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। डार साहब ने खुद मुलाकात की दरखास्त भी की। अच्छा, मुलाकात तो नहीं हुई, आखिरकार दोनों ने टेलीफोन पर बात की है, और उन्होंने एंड में कहा कि बराए मेहरबानी डार साहब पाकिस्तान को आप शर्मिंदा ना करवाएं। ये है जनाब जो फॉरेन ऑफिस के एक्सपर्ट हैं अब्दुल बासित साहब, उनका स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले 20 दिनों के अंदर 2 बड़े फैसले वापस ले लिए हैं, और कुछ और भी वापस लेने वाले हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये बात राना सनाउल्लाह ने कही, ये बात जो है वो ख्वाजा आसिफ ने कही, ये बात जो है वो अभी कही जावेद लतीफ़ ने, और दीगर बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के कई लोग बैन डाल डाल के हिचकियों के साथ रो रहे थे, उनकी ऑडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी, हम यतीम हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और भाई लोगों ने आपको वोट नहीं डाला, तो जब नवाज शरीफ को वोट ही नहीं पड़ेगा तो वज़ीर आज़म कैसे बनेगा? अब नवाज शरीफ के भाई के अंदर तो ये चीज़ है कि वो कुछ ना कुछ करके, ले दे करके, कंप्रोमाइज़ करके, हर किस्म की बात मान के वो वज़ीर आज़म बन गए। नवाज शरीफ जो है वो काबिल कबूल नहीं है, तो वो नहीं बने। अब मामला ये है कि पहले 20 दिन में शहबाज शरीफ ने 2 यू टर्न बहुत बड़े ले लिए हैं, और उनको लेने पड़ गए हैं। नौकरी की तो नखरा की। नंबर 1 ये किया है कि काबीना की जो इक्तसादी राब्ता की कमेटी है, इक्तसादी राब्ता कमेटी काबीना की, जिसने बहुत बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, बहुत बड़े बड़े अहम फैसले करने होते हैं, उसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रख ली थी, चालाक बन के, होशियार बन के, कि ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, कैसे चलाना है निज़ाम, ये मेरे कंट्रोल में रहेगा तो पावर मेरे पास रहेगी। तो हुआ क्या, फिर शहबाज शरीफ साहब को जब इतला पहुंची, हुक्म उनको पहुंचा, तो शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे इसकी सरबराही छोड़ दी, और सरबराही छोड़ने के बाद इसकी सरबराही मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को दे दी। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो एक टेक्नोक्रेट टाइप हैं, उनको जो है वो मईशत के मामला संभालने के लिए लाया गया है, और उनका शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से या इस पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, बस उनका मईशत के साथ ताल्लुक है। और ये इतने ताकतवर वज़ीर हैं
कि शहबाज शरीफ साहब को इनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी भी एक ऐसे वजीर हैं जिनकी शहबाज शरीफ साहब जी हुजूरी करेंगे। वो काबीना का हिस्सा तो ज़रूर होंगे लेकिन शहबाज शरीफ साहब के अंडर काम नहीं करेंगे। ये बात मुनीफ फारूक ने भी कही, कुछ और लोगों ने भी कही और बज़ाहिर दिखाई भी ऐसे ही देता है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है काबीना की, इसकी सरबराही दे दी गई है। इसहाक डार साहब को जो काबीना की कमेटी बनाए निजकारी का सरबराह बनाया गया, क्योंकि निजकारी जब होती है, चीज़ें बिकती हैं तो बड़ा कमीशन आता है, बड़ी मौजें लगती हैं लोगों की, तो उसके ऊपर भी एतराज़ सामने आ गया। अब आप देख लीजिएगा वहाँ क्या होता है। और चेयरमैन इरसा की जो तकर्री का हुक्म दिया था, शहबाज शरीफ साहब ने तकर्री की थी चेयरमैन इरसा की, वो भी शहबाज शरीफ साहब को यू टर्न लेके वापस लेनी पड़ गई है। तो जनाब ये सूरत हाल है शहबाज शरीफ साहब की और इस तरह वो पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं। अब एक जो बड़ी डेवलपमेंट है उसकी तरफ आप आ जाइए। एंटोनियो गुतेरेस, ये सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, इन्होंने 2 ट्वीट्स के अंदर सारी सिचुएशन बता दी है और करारदाद मंजूर कर ली गई है मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से और फौरी जंग बंदी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़लस्तीन के मामले पर। द सिक्योरिटी काउंसिल जस्ट अप्रूव्ड a long awaited resolution on Gaza demanding an immediate ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable. ये कह रहे हैं जी कि हमने अभी भी मंजूर कर ली है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये होने वाली है और एक करारदाद मंजूर की गई जिसका बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था। 6 माह तक लड़ाई चलती रही, मुसलमानों का, मासूमों का खून बहता रहा, घर गिरते रहे, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी वहाँ पे शहीद होते रहे, डॉक्टर्स, मीडिया वाले, पैरामेडिक्स, बहुत नुकसान हुआ। और जब गज़ा एक मलबे का ढेर बन गया तो उसके बाद अब फाइनली ये मंजूर हो गई है। उस पर वो ये कह रहे हैं कि डिमांड कर रही है ये करारदाद के इमीडिएट सीज़ फायर हो और फौरी तौर पे तमाम कैदियों को रिहा किया जाए और इस करारदाद के ऊपर फ़ौरन अमल होना चाहिए। अगर इसमें नाकामी होती है तो ये नाकाबिले माफ़ी होगा। ये जो अल्फाज हैं ये बड़े अहम हैं। फिर जो नेक्स्ट उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा द फाइटिंग इन गज़ा मस्ट एंड नाउ। गज़ा के अंदर जो लड़ाई है वो फ़ौरन अब ख़त्म होनी चाहिए। द होस्टेजेस मस्ट बी रिलीज्ड नाउ। और अभी जो है वो कैदियों को या जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनको रिहा किया जाना चाहिए। एंड वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द बिग पिक्चर। और हमें जो इसका ब्रॉडर व्यू है उसको जो है वो बिग पिक्चर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अ लास्टिंग एंड टू द इसराइली फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट कैन ओनली कम थ्रू अ 2 स्टेट रेजोल्यूशन। कि यहाँ पे जब 2 रियासतें बन जाएंगी अलग अलग तो यही इस मसले का मुस्तकिल हल है, हमें उसको अपनी नज़र में रखना चाहिए। चाइना ने इसके ऊपर फौरी तौर पर स्टेटमेंट दिया है, रशिया ने इसमें मदद की है और जो चाइना का स्टेटमेंट है वो ज़ैंग जंग, ये मुस्तकिल नुमाइंदे हैं चाइना की जानिब से और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ज़ैंग जोन ये कह रहे हैं जी चाइना सपोर्टेड द अडॉप्शन ऑफ दिस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। वी हैव मेड एनमरस एफर्ट्स इन रियलाइजिंग इमीडिएट एंड लास्टिंग सीज फायर जस्टिस प्रिवेल्स। वो कह रहे हैं चाइना जो है वो सपोर्ट करता है इस करारदाद को और चाइना ने इसके हक़ में वोट डाला है। इससे पहले चाइना ने कहा था कि मुस्तकिल और फौरी जंग बंदी के लिए आप आ जाएँ तो हम ये करते हैं करारदाद मंजूर। अब मुस्तकिल अब आर्जी तौर पे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका राज़ी था, लेकिन इसके ऊपर आपको हैरत होगी कि 15 जो वोटर्स थे, जिन 15 वोटर्स ने वोट डाला है उनमें सिर्फ 1 वोट है जो इसके खिलाफ पड़ा है, इसके लिए इसके हक़ में नहीं आया। 14 वोट इसके हक़ में आए हैं। 14 के 14 वोट सारे मुल्कों ने डाले हैं, जबकि अमेरिका ने मुबैना तौर पर इसकी मुखालफत की है। अमेरिका अभी भी क्या ये चाहता है कि वहाँ खून बहता रहे, इंसानियत की तज़लील होती रहे? आलमी सतह पर इसका बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है, अमेरिका के अंदर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। बहरहाल चाइना ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि इसका मसले का हल ये है कि फौरी तौर पे सीज़ फायर हो जाए और इंसाफ वहाँ पे किया जाए। अब इंसाफ ये है कि फिर जो जंगी जराइम हुए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए और देखा जाए कि इसराइल ने कहाँ कहाँ पे किस किस्म के जंगी जराइम किए हैं, ताकि उनको जो है वो उसका ट्रायल किया जा सके और इसराइल को उसकी सज़ा दी जा सके। एक और ख़बर है जी, मुसद्दिक मलिक साहब ये वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम है और इन्होंने एक दावा किया कि अमेरिका जो है उसकी पाबंदियों के ख़िलाफ़ हम इस्तिस्ना मांगेंगे अमेरिका से और वो ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है वो पाकिस्तान को अगर अपनी गैस की ज़रूरियात पूरी करनी है तो नाज़रीन ये बात हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि सस्ती गैस आपको सिर्फ इस वक्त ईरान से मिल सकती है और अगर पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन बिछ जाती है
तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत कामयाबी होगी। देखिए, रशिया सस्ती गैस देता है पूरे के पूरे यूरोप को। रशिया के साथ सब हालत जंग में है, इसके बावजूद वो अपनी गैस प्रोवाइड करता है, वो अपना पेट्रोलियम जो है वो दुनिया को देता है। इसी तरह दुनिया के बाकी मुल्क भी देते हैं। ईरान से कुछ और मुल्क भी अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो पाकिस्तान ये ज़रूरियात क्यों पूरी नहीं कर सकता, ये दुनिया को मानना चाहिए। लेकिन थोड़े दिन पहले हमने डोनाल्ड लू को ये कहते हुए देखा कि अगर ईरान से पाकिस्तान गैस परचेज़ करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे वो बात कर रहे थे कि अमेरिका इसको मंजूर नहीं करेगा। अब पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह अमेरिका को ये बावर करवाती है और कैसे कामयाबी के साथ ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान पहुंचा के पाकिस्तान की गैस की ज़रूरियात सस्ते दामों पूरी करवाती है, एक बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने लेपा पोती के लिए और सिर्फ शो ऑफ के लिए इंक्वायरी तो की है कि गैस के बिल इतने ज़्यादा क्यों आ गए, लेकिन उन्हें यह देखना पड़ेगा कि उनके अपने दौरे हुकूमत में हर चौथे दिन गैस की कीमत बढ़ रही थी। हर थोड़े दिन के बाद गैस की कीमत मज़ीद बढ़ती थी। तो ये वही कीमतें बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई हैं और निगरान हुकूमत में भी उसी तसलसल के साथ बढ़ती रही कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है। लोगों को इतने बिल आ गए हैं कि लोगों की माहाना इनकम इतनी नहीं है जितना गैस का बिल उन्हें आ चुका है। ये है जी एक सूरत। शहबाज शरीफ साहब गोंगलुओं से मट्टी तो झाड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो गैस सस्ती देने से कासिर है। जो उसका हल है वो ये है। लेकिन इसहाक डार साहब जैसा अगर कोई वजीर खारजा आपके पास है तो वो तो अपने ज़ाती मामला देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं मेरे ख्याल में, और उनका कोई तजर्बा भी नहीं है वजारत खारजा में। इससे पहले जो वजीर खारजा मिला वो बिलावल जरदारी, उन्होंने अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल की और उनकी वजारत खारजा का नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। और अब एक नया वजीर खारजा मिला जिसका खारजा के अंदर किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। पहले पाकिस्तान की मईशत को पूरी तरह लटा के तबाह कर दिया इसहाक डार साहब ने, और अब वो महकमा खारजा के अंदर वजीर लगने के बाद खारजी मामलात के अंदर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। जो 2-3 चीज़ें उन्होंने की वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जल्द इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और उन्हें जाना पड़ जाएगा। वो इसलिए कि यहाँ पे उनकी किसी किस्म की कोई दाल नहीं गल रही। अब नवाज शरीफ के जो बहुत करीबी लोग हैं ना, वो कुछ ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं कि जिससे ये जो हुकूमत अभी बनी है इसका एक पूरा हिस्सा ऐसा लगता है कि बज़ाहिर पाकिस्तान के इदारों के साथ टकराने की पॉलिसी पे चला जाएगा। लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा है। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं और लंबे अरसे तक खेलने के ये आदी हैं। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि 35 लाख रुपए का वो खाना खा गए, उनकी बहन ने स्टेटमेंट देते हुए इसका डिनाई किया है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान के पैसे हम जमा करवाते हैं जेल में, उनके घर वाले, और जिस वक्त वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम और पैसे भी जमा करवाते हैं। देखिए, जेल के अंदर अभी मैं भी गया था तो ऐसे ही होता है। वो एक अकाउंट आपको दे देते हैं, उसमें आप पैसे जमा करवा देते हैं। उसमें आपने टेलीफोन करना हो, कुछ खाना हो, कुछ खाने के लिए मंगाना हो, कुछ आप एक्स्ट्रा खाना चाहते हो तो वो उन पैसों में से खर्च करके आपको खिलाते रहते हैं। तो अगर ये उनकी बात ठीक है तो फिर तो इमरान खान साहब अपने पल्ले से खा रहे हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।